तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का विद्युत धारा के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है चौथा टॉपिक होने वाला है। इसके अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। यह जो टॉपिक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। यानी कि बच्चों ये VVIMP आपके लिए होने वाला है। क्या होने वाला है? VVIMP अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। इसको आपको पूरा कंप्लीट करके आपके बोर्ड एग्जाम में जाना है। आपको किसी ना किसी सेट में इसको आपको देखने को जरूर से मिल सकता है। ये जो क्वेश्चन है किसी ना किसी सेट में आपको जरूर से पूछ दिया जाता है 3 नंबर में। तो आइए अब हम इसको बड़ी ही आसानी से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देख सकते हैं बच्चों, जो लिखने वाली चीजें हैं, सिद्धांत है, उसको यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हीट स्टोन को समझने का प्रयास करते हैं। यह बच्चों एक ऐसा परिपथ होता है जिसके द्वारा अज्ञात जो प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात किया जा सकता है। इसको बच्चों व्हीट स्टोन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने ही इसका क्या किया, प्रतिपादन किए। उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से व्हीट स्टोन सेतु के माध्यम से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले क्या बोला गया है, इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर, देख सकते हैं इसमें क्या है, 4 प्रतिरोध है। देख सकते हैं आप, बस एक प्रतिरोध ये हो गया P, एक ये हो गया Q और इधर R और S। देख सकते हैं यहाँ पास क्या है, 4 प्रतिरोध है PQRS और उसको जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, ABCD है। देख सकते हैं यानी कि 4 भुजा वाले एक चतुर्भुज का क्या कर देते हैं, यहाँ पास निर्माण कर देते हैं। उसके बाद बिंदु A व C के बीच, देख सकते हैं क्या बोला गया, बिंदु A व C के मध्य क्या है, एक सेल E को कुंजी K1 के साथ जोड़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, बिंदु A और C के मध्य क्या है, एक सेल E है जिसको कुंजी K1 के साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं। देख सकते हैं आगे समझेंगे। B तथा D के मध्य, B तथा D के मध्य क्या बोला गया, धारामापी G को कुंजी K के द्वारा जोड़ देते हैं। क्या बोला गया बच्चों, समझेंगे। बिंदु B और D के मध्य क्या है, एक धारामापी है, एक गैल्वेनोमीटर है, जो कि बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से इसकी दिशा होती है, जो इधर इधर ऐसे मूव करता है। और उसके बाद समझेंगे इसको कुंजी के द्वारा क्या कर दिया गया है बच्चों, यहाँ पर जोड़ दिया गया है। देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर को कुंजी K2 द्वारा जोड़ दिया गया है। देख सकते हैं बहुत ही आसान है, यहाँ पर जो चित्र में है वही यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए अब हम बच्चों इसके सिद्धांत को देख लेते हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ये जो प्रतिरोध है बच्चों PQRS, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तो उस अवस्था को कैसे कहते हैं, संतुलन अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं बच्चों, समझेंगे यहाँ पर, संतुलन की अवस्था यहाँ पर कहते हैं, संतुलन की अवस्था यहाँ पर कहते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया यहाँ पर, एक बार ध्यान देंगे। प्रतिरोधों को, ये जो प्रतिरोध है PQRS, उसको इस प्रकार से क्रम में जोड़ा जाता है कि परिपथ में अगर हम लोग धारा भी प्रवाह करते हैं तो क्या हो जाती है, धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। अर्थात ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, इनका ये जो सुई होता है, इसका सुई होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे संतुलन को क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं। ऐसी स्थिति को संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो चलिए अब बच्चों हम लोग इसके किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चों ये किरचॉफ के नियम पर ही क्या है, आधारित है। तो समझेंगे यहाँ पर किरचॉफ के नियम से। अब देख सकते हैं बच्चों किरचॉफ के नियम से या फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम से समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले समकोण
ए बी डी ए को देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों इधर का भाग अलग है, इधर का भाग देख सकते हैं अलग दिख रहा है। इधर बच्चों जो तीन भुजा है, 1 2 3 भुजा है, इसको पहले समझेंगे, फिर हम लोग बी सी डी बी को समझेंगे। तो सबसे पहले ए बी डी ए में तो देख सकते हैं सबसे पहले बच्चों समकोण, ऐसे समकोण बना सकते हैं बच्चों। क्या हो गया, ए बी डी ए में, तो सबसे पहले ए बी डी ए में क्या है बच्चों, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो क्या है बच्चों आवेश है वह क्या है, I1 है, समझेंगे। यहाँ पर क्या है, I1 आवेश है। उसके बाद इनटू में इसका क्या है बच्चों, ये जो प्रतिरोध है वह P है, तो यहाँ पर P लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बच्चों अब क्या लिखेंगे, I2 को लिखेंगे। उसके बाद इसके इनटू में क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। देख सकते हैं इसके इनटू में क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। उसके बाद समझेंगे, इसको आगे अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। तो I1 इंटू को बच्चों इंटू ऐसे रहने देते हैं, समझेंगे। I1 इंटू पी क्या हो जाएगा, I1P हो जाएगा। उसके बाद इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस उधर हो जाएगा बच्चों, तो इक्वल में सारा चीज यहाँ पर आ जाएगा। फिर I2 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 यहाँ पर मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से आगे क्या हो जाएगा बच्चों, इसी प्रकार से आगे समकोण बच्चों बी सी डी बी में देख लेते हैं। इसमें समकोण बी सी डी बी में, अब इसमें देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या है बच्चों, I1 क्यों है, तो ये क्या कर देंगे, I1 यहाँ पर I1 इंटू क्या कर देंगे, क्यों कर देंगे। माइनस में क्या हो जाएगा, I2 S हो जाएगा, यहाँ पर I2 S हो जाएगा, इक्वल में 0। उसके बाद फिर से इसको ऐसे ही अच्छे से लिख देते हैं। तो I1Q इक्वल में ये माइनस उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पर इंटू S डाल देते हैं। उसके बाद नीचे इंटू हट जाएगा, तो I2S यहाँ पर हो जाएगा। इसको बच्चों समीकरण नंबर 2 हम लोग मान सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से करेंगे। तो देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से अब क्या होगा बच्चों, समीकरण और 2 को 1 और 2 को एक ही में कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा आगे देखेंगे। समीकरण 1 क्या है बच्चों, देख सकते हैं I1P इक्वल में क्या है, I2 क्या है बच्चों, R है। यहाँ पर देख सकते हैं I1P I2R। अब इसी के बट्टे में इसको लिख देंगे, क्या है बच्चों, I1 क्यों है, और इधर इक्वल में क्या है, I2 S है बच्चों। देख सकते हैं इसके अपॉन में I2 S है। अब बच्चों जो सेम है उसको काट देते हैं। देख सकते हैं I1 से I1 कट गया, I2 से I2 यहाँ पर कट चुका है। तो यहाँ पर क्या बचा, P अपॉन Q इक्वल में क्या बचा बच्चों, R अपॉन S यहाँ पर बचा है। और यही क्या है बच्चों, यही व्हीटस्टोन सेतु के लिए फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। अज्ञात प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वह ज्ञात यहाँ पर हो चुका है। P अपॉन Q इक्वल में R अपॉन S, यही क्या है बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु को आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।